हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर 7 ट्राइंगल यानी त्रिभुज, उसकी प्रश्नावली 7.3 को हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि एक त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। यानी अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, कोई एक त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा उस कोण के सामने की भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, ये प्रमेय मानिए या थ्योरम मानिए, ये वाइस वर्सा यानी इसका विलोम भी सही होता है। यानी कि जो एक त्रिभुज है उस त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा के सामने का कोण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। यानी अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान लीजिए वो ए है, बी है और सी है। इस ट्राइंगल ए बी सी में अगर बी सी जो है वो सबसे बड़ी भुजा है बाकी सभी से, यानी बी सी जो है वो ए बी से भी बड़ी है और बी सी जो है वो बड़ा है ए सी से, तो बी सी के सामने का कोण ए जो होगा वो बी से बड़ा हो जाएगा और कोण ए जो होगा वो सी से भी, कोण सी से भी क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से। और यही चीज़ में बोला है कि त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण भी सबसे बड़ा होता है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर ये कोण, मान लीजिए कोण ए सबसे बड़ा है यानी बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो उस केस में इसके सामने की जो भुजा बी सी होगी वो ए बी से भी बड़ी होगी और ए सी से भी बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज में एक कोण सबसे बड़ा है तो उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। सेकेंड चीज़, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। यानी मान लीजिए यही भुजा है ए बी, ए सी और बी सी, तो ए बी और ए सी का योगफल जो होगा वो बी सी से बड़ा होगा। ए बी और बी सी का जो योग होगा वो ए सी से बड़ा होगा। ए सी और बी सी का जो योग होगा वो ए बी से बड़ा होगा। तो इस तरह से इनइक्वालिटी जो बनती है वो ट्राइंगल में उनकी साइड में यानी भुजाओं में वो इस तरह से बनती है कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? वो बड़ा होता है। ठीक है, अब हम इन थ्योरम्स का उपयोग जो है वो प्रश्नावली 7.4 के प्रश्नों में करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नावली 7.4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 7.4 का जो पहला सवाल है वो है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते क्या है इसके सॉल्यूशन में, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिसके बी पर 90 डिग्री यानी समकोण है। प्रश्न के अनुसार ये बोला है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण यानी कि किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, बेसिकली उसे कर्ण कहते हैं। वही चीज़ यहाँ प्रूव करना है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हमें पता है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, लेकिन फिर भी हमें प्रूव करना है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो देखिए इस ट्राइंगल ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री यानी समकोण है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में हमें ये प्रूव करना है कि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये देखिए कर्ण है और इन दोनों में से कोई भी एक लंब और कोई भी दूसरा आधार हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, या यूँ कहें कि जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ देखिए हमारे पास तीन कोण है, किसी भी त्रिभुज में बेसिकली तीन कोण ही होते हैं। तो मान एक ये है, एक ये है और एक ये, यानी ए सी और बी है। आप सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसका, इसका और इसका योगफल 180 अंश होगा, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो होगा वो 180 अंश होगा। अब उसमें से बी अकेला 90 अंश के बराबर है, तो इसको जब हम इस तरफ भेजेंगे तो a प्लस सी का योगफल जो होगा वो 180 अंश माइनस 90 अंश यानी 90 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोण a और c मिलाकर 90 अंश है, कि अकेला b 90 अंश के बराबर है और c और a दोनों को मिलाकर 90 अंश बन रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि a और c दोनों ही 90 से क्या है? कम है। तो आप लिखेंगे अतः कोण a लेस देन 90 होगा और कोण C जो है वो भी क्या होगा? 90 अंश से छोटा होगा। तो इस तरह से
कोड ए भी 90 से क्या होगा छोटा, और कोड सी भी क्या होगा 90 से छोटा होगा। तो ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, इसका मतलब कोड बी 90 अंश के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः कोड बी जो है वो बड़ा है किससे, कोड ए से, एवं कोड बी बड़ा होगा कोड सी से भी, यानी कोड बी ए से भी बड़ा है, कोड बी सी से भी बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज में कोड बी सबसे बड़ा कोड है। ट्राइंगल ए बी सी में कोड बी सबसे बड़ा कोड है, अतः हम कह सकते हैं प्रमेय के अनुसार कि अगर ये सबसे बड़ा कोण है तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी। तो AC जो है इसके सामने की भुजा है, तो हो जाएगा AC सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और AC ही क्या है, कर्ण है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम प्रश्न दूसरा जो हमारा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, आकृति 7.32 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC जो है वो QCB से छोटा है। दर्शाइए कि AC भुजा AB से बड़ी है, यानी एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AB को P तक बढ़ाया गया है और AC को Q तक बढ़ाया गया है। हमें ये दिया हुआ है कि जो PBC यानी ये वाला कोण है वो छोटा है QCB, यानी इस कोण से हमें प्रूफ करना है कि ये AC जो भुजा है ये AB से क्या है, वो बड़ी है। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर फिर से वही फिगर बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, इसको P तक बढ़ाया गया है, इसको Q तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ गिवन है पहले वो लिखते हैं। तो दिया क्या है, हमें दिया है कि कोण PBC जो है वो छोटा है किससे, QCB से। ये छोटा है कोण QCB से, यानी PBC जो है वो QCB से छोटा है। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है, सिद्ध जो करना है वो क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें कि AC भुजा जो है वो बड़ी है किससे, AB से। यही चीज़ हमें प्रूफ करना है, AC जो है वो AB से बड़ा है। तो करते क्या है हम, देखिए ये कोण, इस कोण और इस कोण का जो योगफल होगा वो 180 अंश होगा। इस कोण और इस कोण का जो एक योगफल होगा वो 180 अंश होगा, क्योंकि एक रैखिक युग्म बना रहा है। B पर AC ABC और PBC एक रैखिक युग्म बना रहा है, और C बिंदु पर ACB और QCB एक रैखिक युग्म बना रहा है। तो रैखिक युग्म में जो दोनों कोण होते हैं उनका योगफल जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है, ये आप सबको पता है। तो देखिए, अगर हम इस कोण की बात करें, ABC कोण की बात करें, तो कोण ABC जो होगा ये पूरा कोण होगा कितना, 180 अंश। और इस 180 अंश में से अगर हम इतना घटा दें तो हमें इतना मिलेगा। तो 180 अंश माइनस ये कोण है PBC, कुछ इस तरह से। साथ ही अगर ACB की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ACB कोण ACB की वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर ACB की वैल्यू होगी क्या, इस कोण की वैल्यू। ये पूरा कोण भी कितना होगा, 180 अंश, और उसमें से अगर हम इतना घटा दें तो हमें ये मिलेगा, यानी 180 अंश माइनस कितना, QCB। अब थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम सोचें तो हम देखिए क्या करते हैं, 180 में से PBC के घटने पर हमें ABC मिलता है, और 180 अंश में से QCB के घटने पर हमें क्या मिलता है, ACB मिलता है। ये दोनों तो बराबर क्वांटिटीज़ हैं। PBC और QCB में जो रिलेशन है कि PBC छोटा है QCB से। अब अगर 180 अंश में से कोई ऐसी चीज़ घटे जो दूसरी वाली चीज़ से छोटी है, यानी ये छोटा है इससे, तो 180 अंश में से इसको घटाने पर जो अंतर हमें मिलेगा, जो भी अंतर हमें यहाँ मिलेगा, 180 में से QC घटाने पर जो भी अंतर हमें यहाँ मिलेगा उससे हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है और घटा रहे हैं बराबर चीज़ में से।
तो बराबर चीज़ में से अगर छोटी वैल्यू घटेगी तो उसका अंतर बड़ा होगा, और बराबर चीज़ में से अगर बड़ी वैल्यू घटेगी तो उसका अंतर छोटा होगा। इसका मतलब ये जो है वो बड़ा होगा इससे, तो इसकी वैल्यू है आपका ACB, इसलिए आप बोलेंगे कि ACB जो है वो बड़ा है किससे, कोड सॉरी इसकी वैल्यू ABC है, तो ABC जो है वो बड़ा होगा किससे, ACB से। आप इसे लिख सकते हैं अतः ABC ग्रेटर देन ACB, ठीक है, आप इसे हटा दीजिए। अब ABC अगर ACB से बड़ा है, यानी ABC बड़ा है ACB के, तो इसके सामने की भुजा से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ऐसा हमने थ्योरम में पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो आप लिखेंगे इसलिए ABC के सामने AC है, तो AC भुजा जो है ACB के सामने AB है, AB भुजा से बड़ी हो जाएगी, इस तरह सिद्ध हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। उसके इस्तेमाल के द्वारा हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्नावली 7.4 के, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, आकृति 7.33 में कोण B कोण A से छोटा है और कोण C जो है वो कोण D से छोटा है। दर्शाइए कि AD जो है वो B से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है हम एक बार फिर से बनाते हैं। इसके सॉल्यूशन में देखिए, ये है A, ये है B, ये C है, ये D है और ये O है। इसमें जो दिया है वो ये है कि कोण B जो है वो कोण A से छोटा है, यानी कोण B छोटा है किससे, कोण A से, और कोण C जो है वो कोण D से छोटा है। अब देखिए अगर कोण B जो है वो छोटा है कोण A से, तो कोण A बड़ा होगा कोण B से, और कोण A के सामने की भुजा AO जो है वो बड़ी हो जाएगी इसके सामने की भुजा AC से। तो आप लिख सकते हैं इसलिए OA बड़ा हो जाएगा किससे, OA नहीं OB, OB जो है वो बड़ा होगा किससे, OA से। B छोटा है, ये छोटा है तो इसके सामने की भुजा छोटी होगी, ये बड़ा है तो इसके सामने की भुजा बड़ी होगी, तो OB जो है वो बड़ा है किससे, OA से। इसे मान लीजिए समीकरण 1 है। दोबारा देखिए बोला है कि C और D में जो रिलेशन है वो ये है कि C जो है वो छोटा है D से, यानी ये कोण इस कोण से छोटा है, तो कोण C जो है वो छोटा है किससे, कोण D से। C अगर छोटा है D से तो इसके सामने की भुजा ये बड़ी होगी इसके सामने की भुजा इससे, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसके सामने की भुजा छोटी और इसके सामने की भुजा बड़ी। तो आप बोल सकते हैं कि OC बड़ा हो जाएगा किससे, OD से। ये आपका दूसरा समीकरण। अगर आप पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के इस पक्ष को इस पक्ष के साथ जोड़ दें तो देखिए OB और OC का योगफल, OB और OC का योगफल, तो OB प्लस OC हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो OB और OC जुड़ेंगे, OA और OD जुड़ेंगे। देखिए OB अगर OA से बड़ा है, OC अगर OD से बड़ा है, तो इसको और इसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इसको और इसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उससे बड़ा होगा। अब OB और OC का जो योगफल है, OB और OC का जो योगफल है वो पूरा BC है। OA और OD का जो योगफल है वो पूरा AD है। तो आप देख सकते हैं कि BC जो है वो बड़ा है किससे, AD से। या फिर इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AD जो है वो छोटा है किससे, BC से, यानी BC अगर बड़ा है AD से तो AD छोटा है BC से, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यही चीज़ हमें प्रूव करना है कि AD जो है वो BC से क्या है, छोटा है। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 को भी क्या कर दिया, आसानी से सिद्ध कर दिया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम प्रश्नावली 7.4 की अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 जो है वो है AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। एक चतुर्भुज है ABCD, इसमें AB जो है वो सबसे छोटी है और CD जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। दर्शाना ये है कि A जो कोण है वो C से बड़ा है और B जो है वो D से बड़ा है। इसका सलूशन हम लिखते हैं।
ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा है और सी डी जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। अगर हम यहाँ पर ए और सी को मिला दें तो देखिए दो त्रिभुज बने, एक ये और एक ये। अब इन दोनों त्रिभुजों में ए बी अगर सबसे छोटी भुजा है तो बी सी इससे बड़ी होगी, क्योंकि ये सबसे छोटी भुजा है। इन चारों भुजाओं में सबसे छोटी अगर ये है तो ये इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है और ये इससे भी छोटी है। तो ए बी जो है वो सी बी सी से क्या है, छोटी है। तो ए और सी को मिलाया, ए सी को अगर हम मिला देंगे, फिर देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है वो छोटी भुजा है किससे, बी सी से। इसलिए ए बी के सामने जो कोण होगा, ए बी के सामने कोण है ये वाला, यानी बी सी ए। ये कोण भी छोटा होगा इसके सामने के कोण बी ए सी से। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे हम, ठीक है। इसी तरह से अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो इस त्रिभुज में सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो सी डी ए डी से भी बड़ी होगी। यानी त्रिभुज ए सी डी में सी डी बड़ा है किससे, ए डी से। इसलिए सी डी के सामने का जो कोण होगा, यानी ये वाला कोण, इसको हम सी ए डी बोल सकते हैं। तो कोण सी ए डी जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, इसके सामने वाला कोण ये, यानी ए सी डी से। या इसी को हम अगर छोटे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए सी डी जो है वो छोटा होगा कोण सी ए डी के। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो बी सी ए और ए सी डी मिलकर पूरा कोण सी बनेगा। इसी तरह से जो इस तरफ वाला पक्ष है बी ए सी और सी ए डी मिलकर ये पूरा कोण ए बनेगा। तो समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और समीकरण दो को अगर हम जोड़ देंगे तो देखिए इस पक्ष वाले को इस पक्ष वाले के साथ जोड़ेंगे तो कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी, इस तरफ वाले को इस तरफ वाले के साथ जोड़ेंगे तो बी ए सी प्लस कोण सी ए डी। अगर ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा वो भी छोटा होगा इन दोनों को जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा उससे। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये पूरा कोण हमें मिल रहा है, यानी कोण सी हमें मिल रहा है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हमें मिल रहा है, यानी कोण ए मिल रहा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि कोण सी जो है वो कोण ए से क्या है, बड़ा है। ठीक है, कोण सी जो है वो कोण ए से बड़ा है। ठीक, अब ये तो हुआ कि कोण सी कोण ए से क्या है, छोटा है। सॉरी, बड़ा नहीं, छोटा है, तो यहाँ पे छोटा लगा हुआ है। यही चीज़ हमें प्रूव करना है कि कोण ए कोण सी से बड़ा है या कोण सी कोण ए से छोटा है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बड़ा है किससे, कोण सी से। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखिए अगर हमें ये प्रूव करना है कि बी जो है वो डी से बड़ा है तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। अब हम करेंगे क्या, जो दूसरा वाला हमें प्रूव करना है बी से डी बड़ा है आपको, तो इसे मिला दीजिए, यानी इसको ऐसे मिला दीजिए। तो बी डी को मिलाया, इसको मिलाने के बाद देखिए इस तरह से फिर से हमें दो त्रिभुज मिले, एक ये वाला और एक ये वाला। और इस त्रिभुज में ये सबसे छोटी भुजा सबको पता है, क्योंकि इसने पहले रखा कि इस चतुर्भुज में ए बी सबसे छोटी भुजा है, तो ए बी इससे भी छोटा होगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ए बी जो है त्रिभुज ए बी डी में ए बी जो है वो छोटा है किससे, ए डी से। तो ए बी के सामने ये वाला कोण है, यानी ए डी बी। तो ए डी बी कोण जो है वो छोटा होगा। ए डी के सामने है ये वाला कोण, यानी ए बी डी। तो कोण ए बी डी, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे या थर्ड मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने पहले से मान रखे हैं, तो थर्ड मान लीजिए। फिर देखिए इस वाले त्रिभुज में, यानी बी सी डी त्रिभुज में ये वाली भुजा सी डी जो है वो सबसे बड़ी है इस चतुर्भुज में, इसलिए सी डी इससे भी बड़ा होगा। तो सी डी जो है वो बड़ा है
बी सी से, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि बी सी जो है वो छोटा है किससे, सी डी से। बी सी अगर छोटा है सी डी से तो बी सी के सामने ये वाला कोड यानी बी डी सी जो है वो छोटा होगा किससे, ये बड़ा है तो इसके सामने ये कोड बना है सी बी डी, कोड सी बी डी। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इन 3 और 4 इक्वेशन को अगर हम जोड़ेंगे तो कोड ए डी बी और यहाँ पर है प्लस कोड बी डी सी, ये बराबर मतलब हो जाएगा किसके, कोड ए बी डी प्लस कोड सी बी डी। देखिए इधर वाले दोनों कोड जो है इधर वाले दोनों कोड से छोटे हैं, इसलिए इनका योगफल इन दोनों के योगफल से क्या होगा, छोटा होगा। अब ए डी बी और बी डी सी, ए डी बी और बी डी सी को अगर आप देखें तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें पूरा कोड डी मिलेगा जो कि छोटा है ए बी डी यानी ए बी डी इस कोड, सी बी डी यानी इस कोड के योगफल, तो पूरा योगफल है कोड बी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोड डी जो है वो कोड बी से छोटा है, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं कि कोड बी जो है वो कोड डी से क्या है, बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने आसानी से प्रूव कर दिया कि इस चतुर्भुज में कोड ए जो है वो कोड सी से बड़ा है और कोड बी जो है वो कोड डी से बड़ा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक, 5वां सवाल देखिए, आकृति 7.35 में पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ा है, यानी पी आर जो है वो पी क्यू से क्या है, बड़ा है, और पी एस जो है वो क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, यानी पी एस जो रेखाखंड है वो कोड क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये वाला कोड यानी क्यू पी एस जो है वो इस वाले कोड यानी आर पी एस के बराबर है। सिद्ध ये कर रहा है कि पी एस आर कोड जो है वो पी एस क्यू से बड़ा है, यानी पी एस आर यानी ये वाला कोड जो है वो पी एस क्यू यानी इस वाले कोड से बड़ा है। तो चलिए देखिए किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, इस ट्राइंगल में हमको ये दे रखा है कि पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ा है, यानी पी आर जो है ये पी है, पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ा है। तो दिया है पी आर बड़ा है किससे, पी क्यू से, पी आर जो है पी क्यू से बड़ा है। तो किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का जो कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए ये कोण जो होगा वो इस कोण से क्या होगा, बड़ा। तो आप बोल सकते हैं कि कोण पी क्यू आर जो है, इसलिए कोण पी क्यू आर जो है वो बड़ा है किससे, कोण पी आर क्यू से। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर इसने क्या बोला है कि एक रेखाखंड है पी एस जो कि करता क्या है कि इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। अब अगर बात दो त्रिभुजों की जाए, इसकी और इसकी, तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण जो होगा यानी पी एस आर जो होगा वो इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो कोण पी एस आर जो है वो बराबर होगा इन दोनों कोणों के योगफल के। किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके जस्ट बगल वाले कोण को छोड़कर बचे हुए दो कोणों के योग के बराबर होता है। कुछ इस तरह से आपको पहले ही पता है, यानी अगर ये x है, ये y है और ये z है, ये आपका ए बी सी कुछ भी है, तो a जो होगा z को छोड़कर x और y के योग के क्या होगा, बराबर। ये बाह्य कोण जो होता है किसी भी त्रिभुज की उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो पी एस आर कोण जो है वो बाह्य कोण है इस त्रिभुज के लिए, तो इसके और इसके योग के बराबर होगा। और ये कोण हमारा पी क्यू आर है, या बोल सकते हैं पी क्यू एस, क्योंकि हम ट्रायंगल हमने ये रखा है तो यस पर इसको सीमित करते हैं, हालांकि बाद में हमसे आर तक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्यू एस यानी पी क्यू एस प्लस कोड ये जो है वो है कितना, क्यू ए क्यू पी एस। इसी तरह से ये वाला जो कोड है, ये वाला, ये कोड इस त्रिभुज का बाह्य कोड है, तो इसलिए ये जो होगा यानी पी एस क्यू जो होगा आप लिखेंगे इसी तरह, कोड पी एस क्यू जो है ये वाला कोड, ये वो इसके बगल वाले कोड को छोड़कर बचे हुए इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो ये कोड आपका क्या है, ये है पी आर एस, और प्लस ये वाला कोड आपका क्या है, आर पी एस।
चूँकि कोण QPS जो है वो बराबर है कोण RPS के, क्योंकि इसने पहले बोला है कि PS रेखाखंड ये जो कोण है P उसका समद्विभाजक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है। ये कोण आपका QPS है और ये कोण आपका RPS है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ठीक। अब देखिए हमें प्रूफ ये करना है कि ये वाला कोण इस वाले कोण से क्या है, बड़ा है। थोड़ा ध्यान रखिए, PQR कोण जो है, PQR यानी ये वाला कोण जो है वो बड़ा है PRQ के, PRQ से बड़ा है, यानी इस वाले कोण से बड़ा है। और इसमें ये जुड़ा है और इसमें ये जुड़ा है, यानी दो ऐसे कोण जिसमें से एक दूसरे से बड़ा है, और इन दोनों कोणों में बराबर चीज़ें अगर जुड़ रही हैं तो बराबर चीज़ों के जुड़ने पर जो बड़ा है वो जो पहले से बड़ा है वो अभी भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि PQR जो कोण है आपका PQR, और यहाँ पर PQR ये वाला कोण जो है, ठीक है, PQR वो कोण जो है वो क्या है, बड़ा है। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इसको कि कोण PQR, या इसी को PQS भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। तो इस कोण को PQS कोण को जो है इस तरह से अगर आप लिख लें, कोण PSR बराबर इस कोण PQS को आप लिख लीजिए PQR। यस को R तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि कोण तो वही रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में QPS, और इस वाले को आप लिख सकते हैं कोण PSQ। PRS जो है आपका कोण PR यस, तो यस को Q तक बढ़ा दीजिए तो PRQ हो जाएगा, और फिर प्लस में RPS और QPS दोनों बराबर हैं, तो RPS के प्लेस पर QPS रख सकते हैं, तो ये आपका QPS हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये कोण जो इन दोनों में अगर आप रिलेशन देखें तो PQR बड़ा है किससे, PRQ से। PQR PRQ से बड़ा है, तो PQR अगर बड़ा है तो उसमें सेम चीज़ें अगर जुड़ रही हैं तो ये पूरा रिलेशन जो होगा ये वो बड़ा हो जाएगा किससे, इससे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए दोनों तरफ आपने x लिखा, इधर आपने 2 जोड़ा और इधर आपने 3 जोड़ा, ठीक है, तो आपको पता है कि 2 जो है वो 3 से छोटा है या 3 जो है वो 2 से बड़ा है। तो 3 अगर 2 से बड़ा है, दोनों तरफ बराबर चीज़ें अगर आप जोड़ रहे हैं तो अभी भी जो रिजल्ट आपको मिला वो बड़ा होगा ना इससे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि PQR जो है, यानी PQR जो है वो ये कोण जो है वो बड़ा है किससे, PRQ से, इस कोण से बड़ा है। अब इस कोण में ये चीज़ और इस कोण में ये चीज़ जुड़ने पर आपको क्रमशः ये और ये मिल रहे हैं, तो इसमें ये अगर आप जोड़ रहे हो, बड़ा है ये, उसमें ये जोड़ रहे हो आप, और ये छोटा है उसमें ये जोड़ रहे हो, तो इन दोनों का योगफल जो होगा वो बड़ा होगा इन दोनों के योगफल के। इन दोनों का योगफल इससे बड़ा और इन दोनों का योगफल इससे बड़ा, इसलिए ये कोण इस कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसे आप समीकरण 1 मानिए, इसे समीकरण 2 मानिए और इसे समीकरण 3 मानिए। अब समीकरण 1, 2 एवं 3 से आप ये कह सकते हैं कि कोण PQR जो है वो बड़ा है, ठीक है, PSR नॉट PQR, PSR ये वाला कोण जो है, तो PSR जो है वो बड़ा है किससे, PSQ से। और ये चीज़ आपको प्रूव करना था कि कोण PSR जो है वो बड़ा है किससे, PSQ से। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ आ रही है। अब हम 6 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, छठा सवाल है, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटी या सबसे छोटा होता है। जैसे मान लीजिए एक रेखा है इस तरह से AB, इसके बाहर यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट C है। इस बिंदु से इस रेखा पर क्या खींचा जा रहा है, लंब खींचा जा रहा है, सॉरी लंब नहीं, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, रेखाखंड खींचा जा रहा है। तो मान लीजिए इस तरह से खींचा जा रहा है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से लंब खींचा मतलब रेखाखंड खींचा जा रहा है, ढेर सारे अनगिनत होंगे, क्योंकि किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो इस बिंदु और उन अनंत बिंदुओं को मिलाने से अनंत रेखाखंड भी बनेंगे।
फिर अभी हमें प्रूफ ये करना है कि जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। जो लंब रेखाखंड होता है यानी यहाँ से इस पर जो ऐसा रेखाखंड मिलेंगे तो सारे बिंदुओं पर, लेकिन यहाँ से एक बिंदु ऐसा होगा इस रेखाखंड पर कि मिलाएंगे जब आप उसे तो रेखाखंड इस वाले रेखा को 90 डिग्री पर मिलेगा, यानी वो लंब होगा। आपको यही प्रूफ करना है कि ये जो लंब रेखाखंड है इन सभी रेखाखंडों से क्या है, बड़ा है। तो मान लीजिए ये O है। अब देखिए इसके सोल्यूशन में आपको थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करना है, बहुत कुछ लिखना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी दो ट्राइंगल उठाना है, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया इसे, मान लीजिए M है और इसे N है, तो एक ट्राइंगल MOC या COM बना और एक CON बना, तो ट्राइंगल COM, ट्राइंगल CON। इसी तरह से ढेर सारे ट्राइंगल बनेंगे, आप इसे लेंगे कोई भी, मान लीजिए P है तो PON हो जाएगा, इधर मान लीजिए Q है तो QON हो जाएगा। तो इस तरह से CON को और ट्राइंगल PON एवं ट्राइंगल QON, ठीक है, एवं ट्राइंगल BOC, इसी तरह से लास्ट में जो बनेगा। तो ये सारे के सारे ट्राइंगल क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये सबके सब समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि इस ट्राइंगल में एक एंगल जो है O वो 90 डिग्री पर है, तो सारे के सारे ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, समकोण। और सबसे पहला जो सवाल था प्रश्नावली 7.4 का वो यही था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यही तो था ना। इसलिए इन सभी में ये सारे के सारे रेखाखंड जो हैं इसको छोड़कर, ये सारे के सारे रेखाखंड या इस तरह से अनगिनत जो रेखाखंड है इसको छोड़कर वो सब के सब कर्ण की तरह है ना। कर्ण देखिए, अगर इस त्रिभुज को देखा जाए तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण। इस त्रिभुज को देखा जाए तो ये लंब है, ये पूरा आधार है और ये कर्ण है। इस त्रिभुज को देखा जाए तो ये लंब, ये पूरा आधार और ये कर्ण है। तो इसी तरह से इस त्रिभुज को अगर देखा जाए तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण है। तो ये सब के सब क्या है, जिसमें ये PC है या CM है या CN है, ये सब के सब क्या है, कर्ण है। किसको छोड़कर, OC को छोड़कर। तो आप इसमें लिखेंगे जिसमें OC को छोड़कर शेष सभी रेखाखंड जो हैं कर्ण होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा होती है। अतः जो सबसे छोटी लंबाई होगी वो यही OC की होगी जो कि इस पे लंब है। तो आप लिख सकते हैं अतः लंब रेखाखंड OC की लंबाई जो है वो सबसे क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 7.4 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया। आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, इनके सोल्यूशन की प्रैक्टिस करिएगा, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हम अपने वीडियो लेक्चर को ही स्टॉप करते हैं। इसके नेक्स्ट जब हम वीडियो लेक्चर में आएंगे तो फिर हम किसी दूसरे चैप्टर पर, यानी इस चैप्टर प्रश्नावली जो हमने 7.4 किया था इसको हमने ख़त्म कर लिया। अब किसी दूसरे चैप्टर पर हम क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।